और इसके ट्रीटमेंट्स में क्या हर टाइम सर्जरी ही ज़रूरी है या मेडिकेशन से भी ये ट्रीट हो जाते हैं? ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट ये टीम वर्क है। इसमें मतलब सर्जन हो गया, ऑन्को फिजिशियन, जी, कीमोथेरेपी डॉक्टर जी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए, जी, डाइटिशियन, डेंटल सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, जी, सोशल वर्कर, जी, मनोवैज्ञानिक जी, और स्पीच थेरेपी, ये सभी का रोल है। ओके। एक ओरल कैंसर के ओरल अंदर में कैंसर इतनी बड़ी टीम हाँ, का रोल है, ये यानी पूरी इतने टीम वर्क है। प्रोफेशनल्स, इतने जैसे कंसल्टेंट्स में लगे। आपने बोला कि सर्जरी ही उपाय क्या, अगर ओरल कैंसर को पूरी तरह ठीक करना है तो सर्जन के लिए या छाले आते हैं मुंह में, जी, या मुंह शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, थकान होती है, मतली जैसे लगता है, जी, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, पर ये टाइम के साथ सब चले जाते हैं, निकल जाता ये परमानेंट नहीं रहते हैं। है। जी, जैसे टेस्ट में बदलाव होना, ये होना, तो ये तो दर्शकों, जैसा कि आप हमेशा या कोई भी आम एक नागरिक है, ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा जिस सोसाइटी में पाया जाता है उनके पास पैसे की कमी होती है और उस कमी के डर से वो बड़े हॉस्पिटल का रुख नहीं करते हैं इलाज के लिए। तो जैसा सर ने बताया कि लगभग भारत सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं हैं जो आपको आपका इलाज कराने में सहायक होती है और आपका इलाज कराने के लिए जो आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार होती है और बहुत सारा ट्रीटमेंट, मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो है कैंसर को लेकर के आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तकरीबन सारे बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर में ये योजनाएं लागू है और सारे बड़े हॉस्पिटल्स में ये योजनाएं दी जा रही है। तो सर, इस योजना का फ़ायदा अपने यहाँ भी आकर के कोई ले सकता है, SSO में भी? एसएसओ में कुछ सुविधा है जिसकी मतलब लोगों को हेल्प हो सकती है। थे ऑन्को सर्जन डॉक्टर नितिन टी बुमनवार सर के साथ में। सर का हॉस्पिटल है SSO धंतोली में ये हॉस्पिटल है और नाम, नंबर, एड्रेस स्क्रीन पे आपने देखा ही है। तो लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त है कि कैंसर से बचाव की इस जंग में आप हेलो डॉक्टर का साथ दें। हेलो डॉक्टर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाएं और इस वीडियो को तमाम तर अपने डेटाबेस में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इस इन्फॉर्मेशन के संबंध में या इस बीमारी के संबंध में जिस किसी के पास भी कोई भी सवाल है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। सर भी उसका आपको आंसर डायरेक्टली भी दे देंगे या आइंदा कभी हम सर से जब बात करेंगे तो आपके सवालों को भी आधार बना के हम बात करेंगे ताकि आपके सवाल के जवाब भी आपको दिए जा सके। सर, ये तो बात हुई कि एक सोशल स्टेटस में कैंसर की। अभी क्या लक्षण होंगे कि जिससे एक आम आदमी खुद को ये जज कर पाए कि यार ये थोड़ा सा मुझे सीरियस ले लेना चाहिए, बिल्कुल, ये मेरे लिए सीरियस बात है, मैं इसको नज़रअंदाज ना करूँ, निगलेक्ट ना करूँ और तुरंत एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ूँ? बिल्कुल। मुंह के कैंसर में एक अच्छी बात है कि मुंह का कैंसर आने से पहले कुछ पूर्व संकेत देता है। अच्छा, जैसा कि हर बीमारी हमारे बॉडी को इंडिकेट करती है आने से पहले। बिल्कुल। जैसे मुंह में या जीवा पर कोई सफ़ेद या लाल चट्टा आता है, ओके तो आपने तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जी। इसको हम हमारी लैंग्वेज में जैसे सफ़ेद चट्टे को ल्यूकोप्लाकिया और लाल चट्टे को इरेथ्रोप्लाकिया बोलते हैं। ओके तो इनमें कैसे, जैसे ल्यूकोप्लाकिया में 1 to 2% चांसेस रहते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो और इरेथ्रोप्लाकिया में 3 to 5% रहते हैं चांसेस कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो। ये जो लाल और सफ़ेद चट्टा ये पूरे मुंह में कहीं भी हो सकता है? कहीं भी हो सकते हैं, मुंह में जीवा पर हो गया, गाल पर हो गया, मसूड़ों पर हो गया, कहीं पे भी अगर आपको सफ़ेद या लाल चट्टा दिखता है तो आपने आपके फिजिशियन को या लोकल डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जी। दूसरा, जीवा या आपके मुंह में कहीं पे भी छाला या घाव होता है और वो भर नहीं रहा है जी। या जल्दी ठीक नहीं हो रहा है जी। तो आपने कंसल्ट करना चाहिए। वैसे ही मुंह खोलने में कुछ कठिनाई होती है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा मुंह बंद होते जा रहा है गुटखा या खरा खाने से, उसको हम सब म्यूकोस फाइब्रोसिस बोलते हैं। जिनका ट्रिस्मस है, जो मुंह खोलने में कठिनाई होती है, उनमें तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 5 to 10% चांसेस रहते हैं कि वो
कैंसर में कन्वर्ट हो। हो तो वैसे ही गाल में या मसूड़ पे सूजन आती है जी या गले में खराश होती है या गर्दन में गांठ होती है, जी। जीभ बाहर निकालने में हिलाने में तकलीफ होती है, जीभ का कैंसर रहा तो जीभ चिपक जाती है, अच्छा तो उसके हिलाने में बाहर निकालने में तकलीफ होती है, तो आपने कंसल्ट करना चाहिए। जी या आवाज़ में कुछ बदल है या कान में दर्द है, जी तो ये सारे सिम्टम्स रहे तो आपने तुरंत आपके लोकल फिजिशियन या प्रॉपर कैंसर सर्जन को दिखा के आपने निश्चिंत हो जाना चाहिए कि मुझे कुछ है या नहीं। जी अगर है तो फिर आप जल्दी से डिटेक्ट होंगे और ट्रीटमेंट करके आप पूरी तरह ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी। इसलिए जो भी मैंने अभी जो सिम्टम्स बोले या लक्षण बोले, ये लक्षण आपको अगर आते हैं तो आपने तुरंत कैंसर सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। जी। तो दोस्तों अभी आप डॉक्टर नितिन टी बोमनवार सर से सुन रहे थे कैंसर के ताल्लुक से, और कैंसर का जो टाइप आज हमने लिया है ओरल कैंसर लिया है। ओरल कैंसर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर से कि ओरल कैंसर के को किन किन स्टेज पे सही किया जा सकता है और इसके लिए क्या करना होता है। तो सर ओरल कैंसर जो है वो किन किन स्टेज में जब अगर डायग्नोज हो जाए तो इसके 100% सही होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल, मैं मतलब ओरल कैंसर का रोकथाम कैसे कर सकते हैं मैं वो बताना चाहूँगा जी। मुंह के कैंसर में प्रायः मुंह में कुछ बदलाव आते हैं जी कैंसर बनने के पहले। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि कुछ पूर्व संकेत ओरल कैंसर में आते हैं। जी जैसे ल्यूकोप्लाकिया, इरिथ्रोप्लाकिया, मतलब मुंह में सफ़ेद या लाल चट्टा आता है, या सबमुखोप्राइवेसिस मतलब मुंह खोलने में कठिनाई होती है। जी ल्यूकोप्लाकिया, इरिथ्रोप्लाकिया में अपन वो निकालने जाते हैं तो क्या ब्लीडिंग होता है, जी तो वो लोगों को पता चल जाता है कुछ अलग है। तो ये अगर अपन ये संकेत रहते तभी अगर जाते तो अपन ओरल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके धूम्रपान और शराब छोड़ने से जी और पोषक स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने से अपन ये पूर्व संकेतों का जो कन्वर्शन है जी कैंसर में ये रोक सकते हैं। ओके, मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस करना लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब अपन ने जैसे डिस्कस किया था, जी तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फूड मॉडिफिकेशन जी ये सभी कैंसर में जरूरी है। ओके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे शराब और धूम्रपान छोड़ना, जैसे सनलाइट से मैंने बोला अल्ट्रावायलेट रे से, तो अपन बाहर जाते समय अपने शरीर को पूरा कवर करना चाहिए, जी टोपी पहनना चाहिए या सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए, जी शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए, जी और धूम्र शराब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और खान पान में जैसे मैंने बोला कि था जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जी रेड मीट हो या ज़्यादा चर्बी वाले पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जी फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादातर सेवन करना चाहिए, नमक का सेवन कम करना चाहिए। जी शराब छोड़ना ये ओरल कैंसर की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ओके जी और जैसे अपन ने ब्रेस्ट कैंसर में स्वयं परीक्षण बात किया था, वैसे ही अगर रोजाना अपने मुंह का स्वयं परीक्षण करते हैं जी तो ये पूर्व संकेत अपन ने बोला था ये पहले ही पकड़ में आ जाते हैं। हाँ और ये अगर पहले पकड़ में आ जाते हैं तो अपन कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोस कर सकते हैं या निदानित कर सकते हैं। ओके इससे अपन अर्ली डायग्नोसिस करके पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। जी जैसे आपने बोला कि स्टेज वाइज कैसा है, तो जी स्टेज वाइज जैसे स्टेज 1 में रिकरेंस के चांसेस बहुत कम है, जी मतलब 5 से 10% ही चांसेस रहेंगे। स्टेज 2 में 15 से 20% रहेंगे जी रिकरेंस के। स्टेज 3 में वही 30 to 35% हो जाते हैं, जी और स्टेज 4 में 50 to 60% रिकरेंस के चांसेस हो जाते हैं। जी तो प्रारंभिक अवस्था में निदानित करना या डायग्नोसिस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी अपनी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी मुंह की केयर लेनी चाहिए, जी ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर डेंटल चेकअप करना चाहिए। अगर आप रेगुलर डेंटल चेकअप करते हो तो कुछ चेंजेस रहे या बदलाव रहे तो वो डेंटिस्ट को जल्दी ध्यान में आ जाएंगे जी और वो आपको कुछ सुझाव देंगे। जी ये सारी चीज़ें, या फल फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन बढ़ाना चाहिए। जी तो ये सारी चीज़ें करके अपन ओरल कैंसर को प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सर जैसा एक छोटा सा और इसमें सवाल है वो ये है कि आजकल बहुत सारे पेस्ट अवेलेबल हो गए हैं, टूथपेस्ट, और अक्सर लोग देखते हैं कि टीवी ऐड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट चेंज करते रहते हैं। तो ये नया आया, ये आया, इसमें चारकोल है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो क्या ये नंबर ऑफ टूथपेस्ट चेंजेस की वजह से भी ऐसा कोई चांसेस है, ऐसा कुछ हो नहीं, पाने ऐसी के? तो कोई स्टडी नहीं है अभी तक नहीं है ऐसा, ये। ऐसा नहीं है, जी ऐसा बोलना डिफिकल्ट है। जी क्योंकि कोई भी टूथपेस्ट जो
FDA अप्रूवल या सभी एक टेस्ट से गुजर के ही आता है, जी। तो वो बारे में मैं कमेंट करना थोड़ा अभी फिलहाल ऐसा कोई स्टडी नहीं अवेलेबल नहीं है, नहीं यानी अभी है तो उस बारे में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया नहीं है। आया है। जी। और इसके ट्रीटमेंट्स में क्या हर टाइम सर्जरी ही ज़रूरी है या मेडिकेशन से भी ये ट्रीट हो जाते हैं? बिल्कुल, ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट ये टीम वर्क है। जी। इसमें मतलब सर्जन हो गया, ओंको फिजिशियन जी। मतलब जो कीमोथेरेपी वाला डॉक्टर, जी। रेडिएशन ओंकोलॉजिस्ट हो गए, जी। डाइटिशियन, डेंटल सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, जी। प्लास्टिक सर्जन, जी। सोशल वर्कर, जी। मनोवैज्ञानिक जी। और स्पीच थेरेपिस्ट, जी। ये सभी का रोल है। ओके। एक ओरल कैंसर के ओरल अंदर में कैंसर इतनी बड़ी टीम का हाँ, रोल है, ये यानी पूरी इतने टीम वर्क है। प्रोफेशनल्स, इतने जैसे कंसल्टेंट्स में लगेंगे। आपने बोला कि सर्जरी ही उपाय क्या, जी। अगर ओरल कैंसर को पूरी तरह ठीक करना है तो सर्जरी ही एक ट्रीटमेंट है जो जड़ से उसको या उसके ग्रसित भाग को निकाल के अपन पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं हम, जो ग्रसित भाग है कैंसर से जी। मुंह में, उसको उसकी चारों तरफ से पर्दी सामान्य ऊतकों के साथ निकालते हैं और जांच के लिए भेजते हैं। अच्छा। सामान्य ऊतक लेते हैं, पेशीज लेते हैं, हाँ। मतलब 1 सेंटीमीटर लगभग ज़्यादा लेते हैं चारों तरफ, और वो भाग निकाल के अपन जांच के लिए भेजते हैं। जी। और गले की गांठ में भी निकालते हैं, गले की गांठों में जाते हैं तो गले की गांठें भी निकालते हैं। जी। और बाद में फिर ये रिपोर्ट आने के बाद रेडिएशन या कीमोथेरेपी देना या नहीं ये डिसाइड होता है। ओके। कुछ फैक्टर्स रहते हैं उससे हम ये डिसाइड पेशेंट को करते हैं। रेडिएशन और कीमोथेरेपी देना ये डिसाइड करते हैं। जी। तो तीनों ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। बाद में रोल आता है, पेशेंट को खाने में बोलने में तकलीफ होती है तो डाइटिशियन और स्पीच थेरेपिस्ट का रोल है। जी। जैसे हम भाग निकालते हैं तो उसको प्लास्टिक सर्जन को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जी। तो प्लास्टिक सर्जन का भी रोल आ जाता है। जी। ज़्यादातर कैंसर डायग्नोसिस के पूरी फैमिली डिप्रेशन में जाती है, पेशेंट एकदम साइकोलॉजिकल अपसेट होता है, तो मनोवैज्ञानिक का रोल आता है, सोशल वर्कर का रोल आता है। जी। तो ये पूरी टीम मिलके ही अपन को रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है बाद में। जी। पेशेंट को अगर दांत के ऊपर दांत नहीं आ रहा है जी। तो वो रिहैबिलिटेशन है, उसको स्पीच का रिहैबिलिटेशन है। जी। तो ये टीम में वर्क है पूरा, पेशेंट के एंड तक मतलब पूरा रिकवरी होने तक पूरी टीम को एक साथ काम करना पड़ता है। ओके। और ये जो पूरी की पूरी टीम है ये अलग अलग जगहों पे मिलती है या किसी भी कंसल्टेंट के एसोसिएशंस में ही ये सब कुछ अरेंज हो जाता है? ज़्यादातर अंडर वन रूपी रहती है, एसोसिएशन में ही मिलती है। जी। सर्जन, मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट और रेडिएशन ओंकोलॉजिस्ट ये सब एक साथ ही काम करते हैं। जी। क्योंकि उनको ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड करना रहता है। ट्यूमर बोर्ड मतलब सभी डॉक्टर एक साथ बैठ के वो पेशेंट डिस्कस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। ओके। मतलब किसी एक डॉक्टर से ये जो ओरल कैंसर है वो उसका निदान नहीं हो सकता, उसके लिए पूरी की पूरी टीम ही लगेंगी? नहीं, निदान तो एक डॉक्टर भी कर सकते हैं, पर ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस होता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनता है। ओके। सभी के व्यू जान के। हाँ। ये ओरल कैंसर में ही नहीं, हाँ। ट्यूमर बोर्ड सभी कैंसर के लिए करते हैं। ओके। जी। मतलब वो पेशेंट के सब डायग्नोसिस होने के बाद उस पर डिस्कशन होता है, हाँ। स्कैन हो गया, उसका पैथोलॉजी रिपोर्ट, ये सब फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है ट्यूमर बोर्ड। तो वो सबके ओपिनियन से फिर वो रिपोर्ट के आधार पर है तो एक प्लान बना करके प्लान फिर उसका बना ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। जाता है। तो सर जैसा आपने बताया कि रेडिएशन का भी रोल आता है, इसमें रेडिएशन भी देना पड़ता है वो बायोप्सी चेक होने के बाद में कि क्या इसमें रेडिएशन रिक्वायर्ड है। अगर रेडिएशन देने की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? ये होते, बिल्कुल होते। पहले ज़्यादातर लोगों में रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा मिथ्स फैले हुए थे, लोगों को गलतफहमियां ज़्यादा थी जी। कि रेडिएशन जला देते हैं या करंट देते हैं या शॉक देते हैं। हाँ। ऐसे हाँ। बातें हाँ। होती हाँ। थी, बिल्कुल। पर ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन में तो एक एक्सरे जैसे है, हाँ। उससे स्किन जारी होती है, जी। काली पड़ती है कुछ दिन के लिए, जी। या छाले आते हैं मुंह में, जी। या मुंह शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, थकान होती है, जी। मतली जैसे लगता है। जी। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं, पर ये टाइम के साथ सब चले जाते हैं, निकल जाते हैं। ये परमानेंट नहीं रहते हैं। जी। जैसे टेस्ट में बदलाव होना, ये होना, तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ ये सब सुधारना होने लगते हैं। जी। तो ये सारे ट्रीटमेंट के लिए सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ मिल पाती है लोगों को इलाज के दौरान? बिल्कुल, लगभग सभी अस्पतालों में आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स है। जी। और गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट कैंसर के लिए बहुत कुछ कर रही है। जी। बहुत सारी योजना ला रही है, उसमें कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट पूरी तरह उसमें फ्री होने की ज़्यादातर शक्यता रहती है, जी। हो सकती है।
सर, ओरल कैंसर पर आपने हमें जानकारियां दी। ओरल कैंसर पर हमारे दर्शकों को जो जानकारियां आपसे के द्वारा दी गई है, मिली है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से कि आपने जो वक्त दिया हमारे चैनल के लिए, और अपने बिजी शेड्यूल से, आप सब जानते हैं डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, लेकिन इस नोबल कॉज में हमारे साथ खड़े हैं, जन जागृति अभियान में हमें हेल्प कर रहे हैं, और आप लोगों तक के वो अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है इस नॉलेज से फ़ायदा उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाए। लास्ट में कोई ऐसा कमेंट जो आप एक जन जागृति अभियान के तौर पे देना चाहें? मैं यही बोलना चाहूँगा आजकल के यंगस्टर्स को जी। कि वो धूम्रपान या तंबाकू का सेवन ना करें। जी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यंगस्टर्स में आजकल गुटखा और तंबाकू सेवन करने का प्रमाण ज़्यादा है। जी। तो जो सभी कैंसर का मोस्टली कारक है। जी। तो यंगस्टर्स ने या सभी लोगों ने धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करना नहीं चाहिए। तो सर के तरफ से एक सोशल मैसेज था कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आज के ज़माने में जो धूम्रपान और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, लीकर का सेवन कर रहे हैं, इसे तुरंत रोक दे, बंद करें, ताकि आपकी सेहत बनी रहे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो घर में आती है तो पूरे घर को परेशान करती है। जैसे सर ने भी वीडियो में कहा कि पूरा घर डिप्रेशन में चला जाता है। तो लिहाजा आप और हम सब मिलके इस महामारी से लड़ने की तैयारी में हैं। तो आप भी साथ दें हेलो डॉक्टर का, लड़ने के लिए कमर कस ले, हमने कस ली है, आप भी हमारे साथ आए। डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं, पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है समाज की। अब समाज की अपनी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो से इजाज़त लेना चाहेंगे, अलविदा। इस वीडियो में आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में। कैंसर या फिर उसके अलावा भी दूसरी जो बीमारियां हैं उनमें से किसी और डॉक्टर के साथ बात करते हुए आपके सामने हम हाजिर होंगे, ताकि आपको हर एक बीमारी के प्रति जानकारी पहुंचाई जा सके, आपको जागरूक बनाया जा सके। आपका जागरूक होना ही हमारा, आपको जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि आप जागरूक रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बचे रहेंगे। और एक अच्छा समाज तभी हम खड़ा कर पाएंगे जब हमारे समाज में बीमारियां कम होंगी। इजाज़त दीजिए, तब तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।